बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है जी आप ठीक ठाक होंगे और हम इसी दुआ और इसी उम्मीद के साथ आज के प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ चलेंगे। जी आज का प्रोग्राम वंस अगेन बहुत स्पेशल है। मैं पिछले 3 दिन से अपने प्रोग्राम को स्पेशल इसलिए कह रही हूँ कि इसमें हम आपकी बात कर रहे हैं, आपकी सेहत की बात कर रहे हैं। हमें बड़ी तकलीफ़ होती है जब हम परेशान होते हैं किसी को देख के कि उसकी शुगर इतनी हाई रह रही है और कॉम्प्लिकेशंस इस कदर बढ़ चुकी हैं कि आंखों की बिनाई मुतासर होने लग गई, पाँव में ज़ख्म हुआ, गुर्दे फेल होना शुरू हो गए, दिल का मसला हो गया। तो जब माहिरीन के पास आप जाते हैं और वो पता है रूट कॉज जानने की कोशिश की जाती है तो पता चलता है शुगर अनकंट्रोल है। मतलब बहुत सारी बीमारियों की जड़ है डायबिटीज़। अगर इसको आप कंट्रोल कर लेंगे तो आप बच जाएंगे। अब 2 दिन से एक ही बात पे फोकस किया जा रहा है कि दवाइयाँ भी जदीद आ गई हैं, जितनी मर्जी महंगी अच्छी जदीद दवाइयाँ खा ले, जितने मर्जी बड़े स्पेशलिस्ट के पास चले जाएं, कंट्रोल आपके अपने हाथ में है। इसको आप रिवर्स भी कर सकते हैं, बट वो किसी हकीम की दवाई से नहीं होगी, किसी महंगी तरीन दवाई से नहीं होगी, आपके लाइफस्टाइल से होगी। नो डाउट मेडिसिन काम करती है, बट माहिरीन 2 दिन से मुसलसल एक ही बात आपको कह रहे हैं कि जब तक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं होगी, धड़ाधड़ खाते रहेंगे, बैठे रहेंगे और इसके साथ साथ मीठी चीज़ें खा रहे हैं, पराठे खा रहे हैं, मैदे वाली चीज़ें, बेकरी आइटम्स, तो आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होगी। आज का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे, होगा हमारा शुगर के हवाले से ही। अब खुदा ना खास्ता वो लोग जो कि शुगर डायबिटीज़ का शिकार हैं और उसके अलावा परहेज़ भी नहीं करते हैं और अब बड़े मसाइल शुरू हो गए, मतलब आप पेचीदगियों की तरफ आ गए हैं। ये पेचीदगियाँ क्या होती हैं, इस पर हमने बात करनी है। डॉक्टर आफ्ताब मोहसिन हमारे साथ मौजूद है, गेस्ट्रोलॉजी से। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके हिस्से में पेचीदा टॉपिक आया है। 2 दिन से हम शुगर पे बात कर रहे हैं, टेलीफोन कॉल्स भी आ रही हैं, लोगों का बड़ा अच्छा हमें रिस्पांस आ रहा है और सबके सब वो लोग थे जो कि डायबिटिक थे। सबने अपने अपने एक्सपीरियंस बताए, सबने हमें बताया कि और बहुत दूर इवन डीजी खान से भी हमें कॉल्स आई हैं। सो मुझे ये बता दें, पेचीदा टॉपिक है तो लोग इसको आसान समझते हैं कि अगर शुगर के साथ मुख्तलिफ मसाइल हो गए हैं तो दवाई खाते जा रहे हैं। अब इसको तो लोगों ने मेरे ख्याल से खतरनाक समझना छोड़ दिया। ये खतरनाक है पेचीदगियाँ? बिल्कुल बहुत ख़तरनाक है। जो कौमी आलमी अदारा सेहत है, WHO जिसको बोलते हैं, वो कहता है कि 75 ईयर्स से पहले अगर किसी की डेथ हो जाती है शुगर, ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल की वजह से, तो वो प्री मैच्योर, कबल अज़ वक्त प्रिवेंटेबल, जिससे बचा जा सकता है, वो डेथ है। और शुगर जो है, ये डायबिटीज़ जो है, ये प्री मैच्योर प्रिवेंटेबल डेथ की एक बड़ी आम वजह है। बहुत सारे लोग जो शुगर में मुब्तला होते हैं उसकी पेचीदगियों से उनका इंतकाल हो जाता है। आम तौर पे शुगर की पेचीदगियाँ जो लोग बताते हैं वो पाँव का कट जाना, आँखों का ज़ाया हो जाना, ये बहुत माइनर या मामूली पेचीदगियाँ हैं। अच्छा। जो 3 बड़ी पेचीदगियाँ हैं जिनको मेस बोलते हैं, मेजर एडवर्स कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स, यानी कि जो दिल से और दिमाग से मुतल्लिक़ हैं, जिससे शुगर के 2/3 मरीज़ लुकमा अजल बन जाते हैं। 2/3 मरीज़ जो शुगर के हैं उनकी डेथ जब होती है वो मेस से होती है, मेजर एडवर्स कार्डियोवैस्कुलर इवेंट। इसमें है फालज और हार्ट अटैक, और ये इनसे बचा जा सकता है, ये प्रिवेंटेबल है। ये तो अनकंट्रोल्ड शुगर की वजह से होता है फालिज और हार्ट अटैक? यस, ये अनकंट्रोल्ड शुगर की वजह से। और शुगर मसलन कितनी शुगर आपकी है और किस तरह से आपका लाइफस्टाइल है? क्या बहुत खाने वाले लोग या जिनके साथ हाई ब्लड प्रेशर का इशू, किन स्टेज पे जाके ये दोनों चीजें होने का खदशा होता है? ये 8-10 साल जब शुगर को हो जाते हैं तो इनका खदशा बहुत बढ़ जाता है। अच्छा। शुगर के मरीज में कहते हैं कि हार्ट अटैक होने का खतरा एक आम आदमी के मुकाबले में 2 गुना होता है। अगर किसी को हार्ट अटैक आया हो पहले तो वो कितनी एहतियात करता है, तो शुगर के मरीज में बगैर हार्ट अटैक आए उसका खतरा उतना ही है जितना एक आम मरीज को हार्ट अटैक के बाद होता है। और ये प्रिवेंटेबल है। ये जो हार्ट अटैक और फालज है, ये कॉमनेस्ट कॉज है शुगर से डेथ की। इसको लोग
इतना हाईलाइट ही नहीं करते। डायरेक्ट डेथ ही हो जाती है, फॉलेज, हार्ट अटैक और इससे। हाँ जी। ओहो हो। तो इसमें फेटल हार्ट अटैक, फेटल स्ट्रोक, यानी कि जिससे इंतकाल हो जाए, दिल का दौरा और फालज। उसके अलावा नॉन फेटल हार्ट अटैक जिसमें दिल का दौरा हो और इंतकाल ना हो, और नॉन फेटल स्ट्रोक के जिसमें फालज हो मगर इंतकाल ना हो। ये 3 ये मेजर रिवर्स कैसे होती है फिर डॉक्टर साहब? इसको फिर वापस ये तो डैमेज के बाद एक दफ़ा हो जाए तो फिर रिवर्स नहीं हो सकती ना, फिर तो ये अपना असर छोड़ जाती हैं। तो असल चीज़ है शुगर के इलाज में कि आपने अपने ख़तरे को, ये जो डायबिटीज़ की वजह से हुआ है हार्ट अटैक होने का और फालज होने का ख़तरा, इसको ख़त्म करना है। फिर मुझे यहाँ पे बता दें, देखिए डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए तो ज़्यादा टेंशन भी अच्छी नहीं है। जिस तरह से ये वाली स्टेज आप बता रहे हैं, इस पे तो बहुत कोई स्ट्रेस लेता हो पेशेंट, जिसको 10 साल से शुगर है, मेडिसिन पर है, और फिर एकदम से कोई बड़ी टेंशन और ये चीज़ें उसके लिए प्रॉब्लम कर सकती हैं। बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ी बात है कि अगर कोई स्ट्रेस आता है तो ना सिर्फ ये कि जो आम आदमी होते हैं जिनको शुगर नहीं होती उनको शुगर हो जाती है स्ट्रेस से, क्योंकि स्ट्रेस ऐसे हार्मोन्स बॉडी में रिलीज करता है जो इंसुलिन के अगेंस्ट काम करते हैं। वो इंसान को तैयार करता है लड़ने के लिए, उसमें ताकत लाता है। लेकिन आज तो सारे नौजवान स्ट्रेस में हैं, बेचैनी सी है हर बंदा। तो हमें ये डिप्रेशन, मुसलसल डिप्रेस रहना, मुकाबला करते रहना, एक दौड़ में लगे रहना, मैं तो हर किसी को इसी में देख रही हूँ। तो ये आपको टुवर्ड्स लेकर जा रहे हैं इस तरफ कि आपको शुगर हो सकती है आने वाले टाइम में? पाकिस्तान इज नोन एज वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डायबिटीज, दारुल खिलाफा है शुगर का। इस वक्त हर तीसरा जवान जो है शुगर में मुब्तला है पाकिस्तान आप में। जवान कह रहे हैं, मुझे बड़ा खतरा यहाँ से फील हो रहा है। हमने तो अपने बचपन में सुना था कि अच्छा जी कोई बड़ा है, नानी दादी को शुगर हुई है, कोई पूछता ही होता था ना। अच्छा 25 साल के बाद शुगर होने का खतरा बहुत ज्यादा है। अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो इस वक्त एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 3.5 करोड़ लोगों में शुगर है पाकिस्तान। 25 साल के बाद किन लोगों को ज्यादा खतरा? आप खतरा कह रहे हैं ना, हर बंदे को खतरा है 25 साल वाले को, लेकिन अगर किसी में ब्लड प्रेशर है तो उसको ज्यादा खतरा है। ठीक है। किसी में वजन ज्यादा है उसको ज्यादा खतरा है। किसी के खानदान में शुगर है, उसकी जीन्स ऐसी हैं, उसको ज्यादा खतरा है। कोई टेंशन में है, स्ट्रेस में है, उसको ज्यादा खतरा है। हर बंदे को जो पाकिस्तान में या खातून को खतरा है, और 3.5 करोड़ में से आधे लोगों को पता ही नहीं है कि हमें शुगर है। ये ज्यादा बड़ा तो खतरा है। आप, ये बहुत बड़ा खतरा है कि लोगों को पता ही नहीं है कि उनको शुगर है। तो प्लीज आज वर्ल्ड डायबिटीज डे की तवसत से आप लोगों की मेहरबानी से मैं लोगों तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि लोग कहते हैं ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, डॉक्टर की जिम्मेदारी है। नहीं, ये वो बीमारी है जिसमें जैसे आपने कहा जिम्मेदारी मरीज की है, जिम्मेदारी फैमिली की है। और ये 13 साल 15 साल के बच्चों में अब शुगर हो रही है जो कोक और ये डाइट कोक और फ्राइज खा रहे हैं। डॉक्टर साहब हमें ना एक कॉलर ज्वाइन कर चुकी है, उनकी तरफ जा रही है। फरजाना है जी, फरजाना सवाल कीजिए फरजाना। जी मुझे शुगर मेरी कंट्रोल नहीं होती है, और साथ बीपी का भी मसला था। बीपी तो थोड़ा बेहतर हो गया है, लेकिन ये है कि लेग जो है ना मेरे आगे से पाँव सुन रहते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बड़ी शिकायत है। मेरी वालिदा भी अक्सर ये शिकायत करती हैं कि पाँव में जैसे जलन सी होती है और पाँव नमनेस रहती है, कुछ उंगलियां सोई रहती हैं। इस बारे में बता दें, हमें कल भी एक कॉल आई थी जी। हाँ जी, ये एक बड़ी पेचीदगी है, इसको न्यूरोपैथी बोलते हैं कि जो नसें हैं ना, नर्व्स, ये इसमें शुगर की वजह से उन पे बुरा असर पड़ता है और पाँव जो हैं सुन्न हो जाते हैं, उसमें सुइयाँ चुभती हैं, ऐसे लगता है जैसे कीड़ियाँ चल रही हैं। और कई दफ़ा इतनी जलन होती है कि इंसान रात को सो ही नहीं सकता, बेचैनी का शिकार रहता है। ये न्यूरोपैथी है। इसकी अब बेहतरीन अद्वियात आ गई हैं। इसका शुगर से कोई ताल्लुक है? इसका शुगर से बड़ा गहरा ताल्लुक है। अगर शुगर ज़्यादा रहेगी, नसों का मेटाबॉलिज्म जो नर्व्स का है वो ख़राब हो जाएगा और उनका काम सही नहीं होगा, तो ये पाँव जलने लगेंगे, पाँव सुन्न हो जाएंगे, पाँव में या हाथों में इस तरह की सनसनाहट होगी और कमज़ोरी हो जाएगी। और इसी के नतीजे में फिर मर्दों में मर्दाना कमज़ोरी हो जाती है। और जब ये नसों पे ज़्यादा असर पड़ता है तो फिर आंतों की और हाजमे वाली नसें इन्वॉल्व हो जाती हैं। अच्छा। तो फिर वो मैदे का, हाजमे का निज़ाम ख़राब हो जाता है। और जब ये नसों पे और ज़्यादा असर पड़ता है, जो ब्लड वेसल्स पे भी पड़े, तो फालज और हार्ट अटैक आ जाता है।
ये सारा कुछ लिंक्ड है। लिंक्ड है, ये समझने की जरूरत है कि और एक जब काम... ये आंखों पे असर पड़ता है तो आंखें की नज़र चली जाती है, गुर्दों पे असर पड़ता है तो गुर्दों का काम ख़त्म हो जाता है। ये जो चीज़ें हैं ये सारी आपस में लिंक्ड हैं। अगर ज़्यादा पाँव पे असर पड़ जाए तो पाँव की नालियाँ बंद हो जाती हैं। डॉक्टर साहब मुझे ये बता दें, वो मरीज जिनकी शुगर हाई रहती है, कोई स्पेशल जूते उनको पहनने चाहिए? क्योंकि ये भी मैंने अक्सर सुना है कि डायबिटीज के पेशेंट के लिए जूते स्पेशल होते हैं, तो इन चीज़ों पे ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेशल जूते पहनने चाहिए, लेकिन पाँव की हिफाजत करनी चाहिए। टाइट फिटिंग शूज़ नहीं पहनने चाहिए। नंगे पाँव बाहर जाकर वर्जिश वगैरह नहीं करनी चाहिए। शुगर के मरीज़ को अगर चोट लग जाए और शुगर कंट्रोल ना हो तो वो तेज़ी से फैलती है। अच्छा। उसका ठीक होने का जो इम्कान है वो भी कम होता है। मगर अगर एक दफ़ा आपके इस तरह की तकलीफ़ हो गई है कि पाँव की साख्त चेंज हो गई है, उनको फिर स्पेशल जूते बना के दिए जाते वो हैं। डायबिटीज के पेशेंट के पाँव की साख चेंज होती है कि नॉर्मली मैंने देखा फ्लैट पाँव होना शुरू हो जाते वो हैं? फ्लैट वैसे भी हो जाते हैं, लेकिन डायबिटीज़ में क्योंकि नसें बहुत वीक हो जाती हैं, दर्द की शिद्दत नहीं होती महसूस, तो लोगों के पाँव की डिसफिगरमेंट हो जाती है। अच्छा, तो ये उससे तो फिर बड़ा... पोडाइट्रिस्ट जो हैं वो जूता बना के देते ये हैं। जरा गौर से सुन लें, डायबिटीज के पेशेंट अपने पाँव का मुआयना भी यानी कर लें अगर कुछ ऐसा फील हो रहा है। इस तरह कहा जाता है मैडम कि जो शुगर के मरीज़ हैं उनको अपने पाँव की देखभाल ऐसे करनी चाहिए जैसे मॉडल्स या आप जैसे लोग जो सोशल मीडिया पर आते हैं वो अपने चेहरे का ख्याल करते हैं। अच्छा। तो दे शुड लुक आफ्टर देयर फीट एज इफ इट इज़ द फेस ऑफ एन एक्टर और अ मॉडल। अच्छा। इतना ध्यान रखना यानी चाहिए। इतना सेंसिटिव मामला है ये। हाँ जी। तो अगर आपको अपने पाँव में कुछ ऐसी तब्दीली महसूस हो रही है तो स्पेशल जूते फिर आपको पहनने होते हैं? स्पेशल जूते पहनने की भी नौबत आ सकती है, मगर वो बहुत कम होता है। ठीक है। स्पेशल ख्याल रखने की जरूरत है शुगर के मरीज को। अब जब डॉक्टर के पास जाएं तो उनको भी शुगर के मरीज के पाँव का मुआयना करना चाहिए। ठीक है। और मरीज को खुद सिखाना चाहिए कि पाँव का मुआयना खुद कैसे करते हैं। ठीक है, पाँव का मुआयना कैसे करना चाहिए? डॉक्टर साहब कह रहे हैं मरीज को खुद, तो कुछ चीज़ा बातें ना कि आपने अपने नेल्स को, अपनी फिंगर्स को, अपनी एड़ियों को देखना है, क्या क्या चीज़ें देखनी है? मैं ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब से आके पूछूंगी कि पाँव का मुआयना डायबिटीज़ के पेशेंट कैसे करते रहें, एड़ियों की ज़्यादा हिफाजत करनी है, फिंगर्स को खोल के देखना है, वो सब चीज़ें मैं पूछती हूँ। हम ब्रेक के बाद आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा, होता क्या है, सर्दियों में आपके हाथ पाँव ना ड्राई होना शुरू हो जाते हैं, एड़ियों में कट्स आना शुरू हो जाते हैं। तो प्रॉपर मैं भी अक्सर ना लोशन वगैरह पाँव पे लगाती रहती हूँ क्योंकि आपको पाँव बड़े ड्राई। तो शुगर के मरीजों की जब हम बात कर रहे हैं तो ये एड़ियों में अगर कट्स आ जाते हैं डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए, डॉक्टर साहब ये भी नुकसानदेह है? बहुत नुकसानदेह हो सकता है। जैसे पाँव में जब सर्दियों में आप बंद जूते पहनते हैं जी, आपने मोजे डाले होते हैं तो साथ ही वो पसीना आता है और वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हो जाती हैं। एड़ियों में ड्राइनेस और कट्स की वजह से वहाँ भी इन्फेक्शन हो सकती है और इन्फेक्शन जो है वो पाँव कटने का बायस बन सकती है फिर। अच्छा, यानी ये जो आम अक्सर मुझे भी एक दफ़ा ऐसे हो गया था, फंगल इन्फेक्शन हो गया था, बट यही डायबिटीज़ के पेशेंट में हो तो ये ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो लिहाजा अपने पाँव में अगर आपने सॉक्स वगैरह पहननी है तो अच्छे तरीके से पाँव को ड्राई करें और उसके बाद सॉक्स पहने और अपने पाँव का मुआयना करते रहें। अगर ड्राइनेस से एड़ियों में कट लग रहे हैं तो उसको प्रॉपर जो है ना टाइमली डॉक्टर को दिखा के तो उसका इलाज कराएं। हम स्ट्रोक की बात कर रहे थे, हम हार्ट अटैक की बात कर रहे थे, इससे बचना कैसे है? अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल कैसे रखना है? किस तरह से मॉनिटर? क्या अगर आपकी मुसलसल शुगर आई रह रही है, आप मेडिसिन भी ले रहे हैं, अपने मॉलिज से फिर इन टच रहने, आपने मॉलिज से भी इन टच रहना है और अपनी जिम्मेदारी को समझना है। एक मतलब कुछ मैं आदादो शुमार आपसे शेयर करता हूँ कि हर साल दुनिया में 70 मिलियन या 7 करोड़ अमवात होती हैं, जिसमें से 40 मिलियन या 4 करोड़ अमवात ये शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, कैंसर और ये फेफड़ों की बीमारियों से होती हैं। इसमें से WHO या आलमी इदारा सेहत का ख्याल है कि 40% या 50% डेथ प्री मैच्योर हो जाती हैं और वो प्रिवेंटेबल भी हैं, यानी कि वो कबल अज़ वक्त भी हैं और उनसे बचा भी जा सकता है। और ये जो कबल अज़ वक्त अमवात है जिनसे बचा भी जा सकता है, 86% पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफ्रीका या ऐसे ममालिक में होती हैं। जो प्री मैच्योर हैं दुनिया में
जो 86% लोग जो 75 साल की उम्र पहुंचने से पहले फौत हो जाते हैं, WHO कहती है ये कबल अज़ वक्त है और ये प्रिवेंटेबल है, क्योंकि ये स्ट्रोक और हार्ट अटैक इसकी सबसे बड़ी वजह है। शुगर के मरीज़ में जब डेथ होती है तो 2/3 या 2/3 हर 3 में से 2 की अमवात होती है स्ट्रोक, फालज या हार्ट अटैक से, और बहुत ही रेयर है कि उनकी मौत वाक़या हो जाए पाँव के कटने से या गुर्दे की तकलीफ़ से या आंखों के ज़ाया होने से। ये भी पेचीदगियाँ ज़रूर है, मगर ये वो जान का चले जाना तो सबसे बड़ी पेचीदगी है ना, मतलब नॉन रिवर्सिबल है। खुदा न खास्ता अगर पाँव कटते हैं, आंखों की बिनाई मुतासिर होती है तो आप उसका इलाज साथ साथ करते हैं, जिंदगी तो रहती है ना। यहाँ तो डॉक्टर साहब ने इतनी बड़ी पेचीदगियाँ बता दी कि आप जिंदगी से हाथ धो बैठते। खुदारा इन चीज़ों को फोकस कीजिए, नज़र रखें, कंट्रोल अपनी शुगर को रखें। अब अगर हो गई है ना तो अब आपने कंट्रोल अपने हाथ में रखना है। कॉलर है जी सबा हमारे साथ। सबा, सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मैं ना अपनी वालदा के हवाले से आपसे बात करनी है कि मेरी वालदा ना जैसे कुछ खाती हैं तो फौरन वॉशरूम आ जाता है उनको, चाहे पानी ही पिया, कतरा हो गया, दो घुट पानी हो गया। तो वालदा तो बहुत कमज़ोर भी है, तो जैसे ही बीमार होती हैं तो उनकी स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऊपर से वो डिसेबल हैं, तो हम बार बार हॉस्पिटल इस तरह नहीं उनको बाहर ले जाया जा सकते, ना वो सुन सकती है, ना देख सकती, ना ही बोल सकती हैं। तो उनकी कोई खुराक बता दें कि घर में हम ऐसी खुराक रखें कि वो सेहतयाब हो जाए। सबा, मुझे ये बताएं, क्या वो डायबिटिक है? शुगर है उनको? उनको नहीं है जी, नहीं, शुगर नहीं है। शुगर नहीं है। अच्छा जी, तो कितनी देर से बीमार है वो? ये बीमार शादी के बाद से बहुत ज्यादा रहने लग गई है। अच्छा, डिसेबल है। एज क्या है उनकी? एज उनकी 40-45। डिसेबिलिटी क्या है? डिसेबिलिटी ये है कि वो सुन भी नहीं सकती, देख भी नहीं सकती और बोल भी नहीं सकती। ये कैसे हुआ एकदम, क्या वजह बनी? उनकी वजह स्टार्टिंग से तो यही था, बट ना शादी से पहले उनकी आई साइट को कुछ इफेक्ट था। तो हम मतलब कि छोटे छोटे थे तो घर वालों ने इतना ध्यान नहीं दिया उनको, तो सडन उनके डॉक्टर के पास लेके जाते रहे उनको, तो बस डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि आंखों की रोशनी चली गई है। मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे लोग जिनको कि खाना खाने के फ़ौरन बाद वॉशरूम की ज़रूरत पड़ती है और पानी के बाद भी उनको मोशन आ जाता है या पखाना आ जाता है, इसमें आम तौर पर मसला मैदे और आंतों का होता है और ये फंक्शनल बावल डिसऑर्डर हो सकता है। कई दफ़ा इन्फेक्शंस भी होती हैं, मगर वो ज़्यादा देर नहीं चलती। अगर एक मर्ज़ कई साल से चल रहा है तो मोस्ट प्रॉबली ये फंक्शनल बावल डिसऑर्डर है कि आंतों का जो पट्ठों का कंट्रोल का निज़ाम है वो सही नहीं है। तो ये आंतों और पट्ठों का कंट्रोल का निज़ाम आपकी वालिदा का ठीक नहीं है। डॉक्टर साहब ने तशखीस अब तक जो की है वो ये बताया। और इसको कहते हैं इरिटेबल बावल सिंड्रोम। अगर पेट में दर्द है तो ये इरिटेबल बावल सिंड्रोम कहलाएगा। अगर दर्द नहीं है और वैसे ये निज़ाम ख़राब हो गया तो इसको फंक्शनल डायरिया बोलते हैं। मशवरा क्या देना चाहेंगे आप? मशवरा ये है कि इस ऐसे मरीज़ को दूध की बनी हुई चीज़ों का परहेज़ करना चाहिए और करीबी मौलज के पास जाके उनसे बात करें कि इनको IBS या फंक्शनल डायरिया है मोस्ट प्रॉब्ली, तो वो इसकी अल्ट्रासाउंड भी करेंगे और कुछ टेस्ट करेंगे जिससे ये बात कंफर्म हो जाएगी और फिर इसका इलाज हो सकेगा। उसके अलावा ग़िज़ा में जैसे दूध अवॉइड करना है, दही देना है। दही है उसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं, वो हेल्दी जरासीम जो हमारी गुड बैक्टीरिया जो आंतों में रहते हैं, और ये गुड बैक्टीरिया अब कैप्सूल में और टैबलेट की शक्ल में या साशेज में भी मिलते हैं। ठीक हो गया जी। सो आपके लिए डॉक्टर साहब ने जो है ये बताया है, और इनका अच्छे डॉक्टर को मुआयना कराएं ताकि इनका इशू क्या है प्रॉपर वो भी पता चल सके, क्योंकि जैसे आपने बताया डिसेबल भी हैं, तो अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती दे। संभालना ऐसे मरीज़ को जो है ना वो ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हम अपने टॉपिक की तरफ दोबारा आएंगे। डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि डायबिटिक पेशेंट को बिल्कुल नहीं खानी? डॉक्टर साहब, कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं करना, उनके करीब ही नहीं जाना। वो पेशेंट जो कि जिनकी मुसलसल शुगर हाई रह रही है, चाहे किसी शादी में जा रहे हैं, चाहे किसी फंक्शन पे जा रहे हैं, इन चीज़ों पे तो नो कॉम्प्रोमाइज़। कोई एक ज़माना था कि कहते थे दिस इज़ अ नो, ये बिल्कुल नहीं करना, मगर अब डॉक्टर्स को भी समझ ज़्यादा आ गई है और कुरानी आयत है, एक आधी आयत जिसमें कहते हैं पूरी हिकमत है।
वो है कुलू वशरबू वला तुसरिफू, के खाओ और पियो मगर इसराफ ज्यादती ना के करो। साथ। तो कुछ भी शुगर के लोग खा सकते हैं अगर उनकी शुगर कंट्रोल्ड है। वैसे जो चीज़ें ज़्यादा ख़राब करती हैं वो ये मीठी चीज़ें, रिफाइंड शुगर जिसमें चीनी डली हो, और ये जो डाइट ड्रिंक्स हैं, डाइट कोलाज हैं, ये वैसे शुगर तो नहीं बढ़ाते लेकिन ये भी अपनी पेचीदगियां पैदा कर रहे होते हैं। ये भी जिगर के अंदर सोजिश बना रहे होते हैं और इनसे भी तकलीफ़ें हो रही होती हैं। तो जो बड़ी बात करने वाली है कि एक मियाना रवि इख्तियार करें। सबसे बड़ी बात है, हमारा दीन ये कहता है। वाहिद हैं जी हमारे साथ कॉलर, सवाल कीजिए वाहिद शाहदरा से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे सवाल है कि मेरी ना जो टांगे है ना, ये घुटनों के नीचे वाला जो हिस्सा है ना, इसका मैंने डॉपलर टेस्ट भी करवाया है, LPS टेस्ट भी करवाया है, तो उसमें ये आ रहा है कि इसकी जो शरेयानें है ना ये बंद होना शुरू हो गई हैं और काफी बड़ी तादाद में बंद हो रही है। तो इसके लिए आपका क्या मशवरा है कि मुझे क्या करना चाहिए? मैं अपना ट्रीटमेंट करवाता रहा हूँ किंग एडवर्ड के जो प्रिंसिपल हैं और वाइस चांसलर थे डॉक्टर इफ्तिखार अहमद साहब से, प्रोफेसर साहब से। अब उनकी डेथ हो चुकी है लेकिन मैं वही नुस्खा जो है ना इस्तेमाल कर रहा हूँ 7 साल से। तो मुझे क्या करना चाहिए? आप डायबिटिक हैं? जी, 26 साल से। सॉरी, 26 ईयर्स हो गए हैं। ठीक है। शुगर आपकी कितनी रहती है अभी? रिसेंटली कितनी आपकी शुगर लेवल क्या रहता है? शुगर लेवल जो है ना ये इंसान के अपने बस में होता है। smoking जब कोई मीठी करते हैं। चीजें खा लेंगे तो बढ़ जाएगी, जब नहीं खाएंगे तो सर कंट्रोल में हो आपकी जाएगी। शुगर हाई तो नहीं रहती? नहीं, बहुत ज्यादा हाई नहीं रहती क्योंकि वो जो है ना 70-30 वाली जो शुगर की जो इंसुलिन है वो मैं लगा रहा हूँ। 35 पॉइंट सुबह लगा रहा हूँ, 35 शाम को लगा रहा हूँ और 1000 मिलीग्राम की सुबह शाम गोली भी खा रहा हूँ। ठीक है। आप स्मोकिंग करते हैं? डॉक्टर साहब पूछना चाह रहे हैं, सिगरेट पीते हैं? जी यही जी तबीयत ठीक है। हाँ जी। नहीं नहीं, सिगरेट पीते हैं आप? नहीं, तंबाकू, मैं कोई नशा नहीं करता, कभी भी नहीं किया पूरी जिंदगी में। चलें ठीक। ठीक है जी, थैंक यू। अच्छा, यूं है कि ये एक बहुत बड़ी पेचीदगी है, इसको पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज बोलते हैं, जिसमें खून की शरियानें जो है अगेन ये शुगर की वजह से? शुगर की वजह से ओहो, हो हो, सकता है, और ये कोई और आर्टराइटिस या जो खून की नालियाँ हैं उनकी सोजिश भी हो सकती है, मगर इसकी सबसे कॉमन वजह शुगर का अनकंट्रोल्ड रहना है। इसके अंदर ये जो खून की नालियाँ तंग हो जाती हैं, ये शुगर की एक बहुत बड़ी पेचीदगी मानी जाती 7 है। साल से एक ही नुस्खा जो है उसको, एक ही प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करते जाना। आप इंसुलिन इतनी ले रहे हैं, ये अब इसमें कोई बुराई नहीं है कि एक ही दवाई ले रहे डॉक्टर साहब, हैं, आपको- मगर ये चेक करना जरूरी है हाँ। कि शुगर कंट्रोल्ड है या नहीं। बिल्कुल। तो अगर शुगर कंट्रोल्ड है फिर कोई भी नुस्खा जो है वो कारगर है। उसके बाद अब ऐसी दवाइयां आ गई हैं जो खून की नालियों को, शरियानों को खुला कर सकती हैं। उसके पॉइंट ना कि नहीं, डॉक्टर के पास तो कम से कम जाने ना। जाना चाहिए। दूसरा ये है कि ये जो खून की नालियों की तंगी है, इसमें ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल ये भी अहम किरदार अदा करते हैं, और इसके ऊपर भी कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं ब्लड प्रेशर की जो इसको मज़ीद वर्स कर सकती हैं, और कुछ ऐसी हैं जो बेहतर कर सकती हैं। और इनका जो कोलेस्ट्रॉल है, जो बुरा वाला कोलेस्ट्रॉल है जिसको LDL कहते हैं, उसको भी बहुत कम करने की ज़रूरत है, और जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है जिसको HDL कहते हैं उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। तो इसके लिए जितने भी शुगर के मरीज़ हैं, चाहे उनको एक पेचीदगी है या दूसरी, उनको ABCDEFG पर अमल करना चाहिए। मैं ये बता देता हूँ, एक सादा सा ये प्रिंसिपल्स हैं जिनको फॉलो करके सारे लोग, शुगर वाले भी और जो इनको शुगर नहीं है, वो सब बच सकते हैं। A इज़ फॉर A1C, ये वो टेस्ट है शुगर का जो 3 महीने की शुगर टेस्ट करता है। एक आम सेहतमंद शख्स में इसकी जो वैल्यू है वो 5.4% होनी चाहिए। अगर 6.5% से ज़्यादा है तो शुगर हो गई है। शुगर वाले मरीज़ को इसको 7% के करीब रखना चाहिए। तो A1C एक। दूसरा A है एडिपोसिटी, अगर किसी का वज़न ज़्यादा है तो उसको शुगर से पेचीदगियाँ ज़्यादा होंगी, उसको फालज और हार्ट अटैक का ख़तरा ज़्यादा होगा। तो लोग पूछते हैं इसको कैसे चेक करना है, तो इसका सिंपल तरीका है कि आप अपनी वेस्ट जो कमर है उसको माप लें, जहाँ पर ये बेली बटन, खवातीन दोनों, मर्द और ख़वातीन में 35 इंच से कम होनी चाहिए,
और मर्दों में जो एडल्ट्स हैं 40 इंच से कम होनी चाहिए। अगर इससे कम है तो आपका वजन ज़्यादा नहीं है कि शुगर के बुरे असरात आप पर पड़ें। तो A इज़ फॉर A1C 3 महीने की शुगर एंड एडिपोसिटी वज़न मोटापा। B है ब्लड प्रेशर। शुगर के मरीज़ सिर्फ शुगर ठीक रखें और ब्लड प्रेशर ठीक ना रखें तो फालज और हार्ट अटैक का ख़तरा बहुत ज़्यादा रहता है। तो ऐसे लोगों का ब्लड प्रेशर 120/80 या उससे कम होना चाहिए। 120/80। C इज़ फॉर कोलेस्ट्रॉल। LDL जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है वो 70 मिलीग्राम से कम होना चाहिए। ठीक है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। हमें ज्वाइन कर चुके हैं जी एक कॉलर है शहजाद जी। शहजाद साहब सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब मेरा नाम शहजाद भट्ट है और मैं साबका मुशीर वज़ीर-ए-आला पंजाब हूँ। मियां शबाशी साहब के साथ मैंने एज ए एडवाइजर काम किया है वहाँ पे ना 8 क्लब में। ठीक है माशाल्लाह। और आपका गैबाना भी मेरा साथ रहा है और अरसा दराज हम एक दूसरे को कॉल भी करते रहे हैं। आपका मेरा राब्ता जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया है। ठीक है, आज सिटी 42 की तवज्जो से बहाल हो गया है। शहजाद साहब आप जो सवाल करना आप चाहते हैं, अपनी सेहत से मुतल्लिका कोई सवाल करना चाहें? जी डॉक्टर साहब वो मैं यही कह रहा हूँ कि मुझे मुलाकात का टाइम चाहिए और आपका फोन नंबर। मैं आपसे मैडम से भी ये बात करूंगा, शी इज माई सिस्टर, कि आप ना जब भी कोई मेहमान आए तो कम अज कम जैसे डॉक्टर आफ्ताब साहब हैं या कोई भी आपके, अक्सर मैं प्रोग्राम देखता हूँ, बड़े अच्छे शो होते हैं और बड़े नॉलेज पे होते हैं, बड़े इंफॉर्मेशन के लिए मुझे आपका जो एंकर पर्सन है, आपकी बात करने का अंदाज और शो करने का अंदाज मुझे बड़ा पसंद है। ये सिटी 42 जो है, मगर एक इसमें एक चीज ऐड करें माय डियर सिस्टर, एक चीज ऐड करें। आपकी पूरी टीम को मैं मुबारकबाद देता हूँ, आपके शो बड़े अच्छे होते हैं नॉलेज के लिए। आम कंज्यूमर जो है, जैसे कि मैं घर में बैठा हूँ और टेंशन में हूँ, मैं टेंशन बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ शुगर के बारे में, मुझे इलाज कहाँ से करवाना चाहिए। और बुनियादी एक तो ये मेरा पॉइंट होगा कि जो भी आपके वो आए मेहमान, आप उसका कम अज कम नंबर लैंड पे चलाएं हर मेहमान का, ताकि मेरे जैसा बंदा डॉक्टर आफ्ताब साहब को मिल सके। शहजाद साहब मैं थोड़ी सी कता कलामी करना चाहूँगा। आपने बहुत अच्छी बात की। ये जो नंबर इस तरह चलाना, इसको ज़रा अनएथिकल या ये समझा जाता है कि ये सही प्रैक्टिस नहीं है। तो मैं सिटी 42 को डिफेंड, मैं कहती तो उस तरह मुनासिब ना मैं लगता। सिटी 42 को डिफेंड करूंगा कि इसको डॉक्टरी के सर, जहां लिहाज तक हम अपना हिस्सा डाल सकते हैं, हम चुन चुन के माहिरीन को बुलाते हैं और बड़ी जिम्मेदारी से इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाते हैं। दूसरी बात जो है कि कहाँ जाना चाहिए। हाँ। जितने जो बड़े बड़े अस्पताल हैं, जैसे सर्विसेज हॉस्पिटल है, मेयो है, जिन्ना सब में माहिरीन माशाल्लाह से सब में बैठते हैं। माहिरीन है। शुगर के आउटडोर हैं, यस, और शुगर के अब वो अदारे बन चुके हैं। जैसे जिन्ना हॉस्पिटल में अदारा है, सर्विसेज में है, मेयो में शुगर के अलग अदारे हैं जहाँ पे मुफ्त मशवरा, मुफ्त इलाज गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मुहैया। शहजाद साहब आप लोगों की सहूलत के लिए ना मेंशन कर रहे थे कि आप गवर्नर हाउस जाएं, आपको एक छत तले तमाम माहिरीन मिल जाएंगे। तो हमारे लिए तो तमाम डॉक्टर साहिबान जो इस फील्ड के हैं, सीनियर है, बहुत मोहतरम है, सब अपनी अपनी फील्ड के माहिर हैं। हम तमाम माहिरीन को यहाँ पे बुलाते हैं, आपको चेहरा शनासी भी करा देते हैं, बाकी सिलेक्शन आपकी होती है। बाकी डॉक्टर साहब का नंबर आप हमारी टीम से ले सकते हैं। वैसे मैं शहजाद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने बड़ी मोहब्बत से बात की, प्यार से, सर आंखों पर और बहुत अच्छा इन्होंने कहा। अच्छा, इसके लिए और इससे हमें ये बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाने में मदद मिलेगी कि तमाम जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के, लाहौर में या लाहौर से बाहर, उन तमाम में शुगर के माहिरीन मौजूद हैं। जी बिल्कुल, मुफ्त इलाज वहाँ पर। शुगर के, दिल के, PIC चले जाएं तो हार्ट स्पेशलिस्ट तमाम आपको एक छत तले वहां मिलेंगे। आप मत जाएं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल। बाकी रहेगी जहां तक वो नंबर चलाने वाली बात, वो हम अपनी टीम कोशिश पूरी करेंगे परमिशन लेके, तो वो भी हम शेयर करने की जरूरत करेंगे। इसमें थोड़ा सा ये आ जाता है ना कि हम डॉक्टर साहब को ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, उसको अनएथिकल समझा जाता है। बिल्कुल, हमारे लिए तमाम माहिरीन फील्ड के जो हैं वो बहुत अहम है। जी अब आपकी
चॉइस है। आप आजकल तो सर सोशल मीडिया का दौर है, गूगल करेंगे आपको सारी डिटेल्स खुद मिल जाती हैं, नंबर वहाँ से मिल जाता है। बट चलिए थोड़ी सी हम इसमें कोशिश करेंगे मजीद। ना वो बात कर रहे थे ABC वाली। हाँ जी, आप C तक आगे थे, आप आगे से देखें ये continue बार बार करने वाली बात जी, है। जरूर, तो A जरूर। इज फॉर A1C यानी कि शुगर, A इज फॉर एडिपोसिटी यानी कि मोटापा। तो सिर्फ पेट मापना है, अगर 40 इंच से ज्यादा मर्दों में और 35 इंच से ज्यादा औरतों में, तो शुगर की 30 साल के पेचीदगी बाद आपको बहुत। ज्यादा एक्टिव होना है पेट मापने में कि उससे पहले भी? ठीक है। दूसरा है B इज फॉर ब्लड प्रेशर, 120/80 या उससे कम होना चाहिए। C इज फॉर कोलेस्ट्रॉल, LDL कोलेस्ट्रॉल 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या उससे कम होना चाहिए। D इज फॉर डाइट, डाइट सादा होनी चाहिए, सब्जियों पे, नबातात पर और प्लांट बेस्ड होनी चाहिए। ठीक है। और ज्यादा रिफाइंड शुगर, चीनी वगैरह ना लें, तली हुई चीजें अवॉइड करें। ठीक है। कभी कभी कुछ भी खा सकते हैं, अगर आप एंजॉय करते हैं तो जरूर खाएं, हफ्ते में एक आधी दफा खा लें। जरूर खा लें। और D के बाद E है, E इज फॉर एक्सरसाइज। तो अब डॉक्टर्स कहते हैं कि एक्सरसाइज भी प्रिस्क्राइब होनी चाहिए, तो हर एक को बताना चाहिए कि कितनी एक्सरसाइज चाहिए। तो फालज, हार्ट अटैक, कैंसर, इन 3 बड़ी मूजी अमराज से बचने के लिए 150 मिनट एक्सरसाइज करनी है। कैंसर भी शामिल है? कैंसर भी शामिल है। कैंसर इज ऑल्सो प्रिवेंटेबल। 150 मिनट, अब लोगों को जब ये पता चलता है वो बड़े परेशान होते हैं। 150 मिनट तो बहुत ज्यादा है, ये तो बन जाते हैं कोई 2.5 घंटे। तो ये करना है इन 1 वीक, एक हफ्ते में आपने पूरा एक हफ्ते में करना है। एक दिन ही ना पूरी करके जान छुड़ा ली, जी। पूरा वीक आपको करना है ये। जिसमें से 120 मिनट कार्डियो होनी चाहिए, जिसमें चलना फिरना या साइकिलिंग या जॉगिंग है, और 30 मिनट है ये रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, जिसमें थोड़ा हल्का फुल्का वजन उठाना शामिल ठीक हो है। गया, ठीक हो तो ये हो गया एक्सरसाइज। F इज फॉर फॉरगेट स्मोकिंग। अगर कोई सिगरेट या तंबाकू इस्तेमाल करता है तो वो स्मोकिंग को छोड़े, और ये एक बड़ी वजह है फालज और हार्ट अटैक की। जब ये चीजें मिलती हैं ना, यानी कि शुगर मिल जाए ब्लड थोड़ी-थोड़ी प्रेशर contribution सबकी से, हो ब्लड जाती है। प्रेशर से, और ब्लड प्रेशर मिल जाए कोलेस्ट्रॉल से, तो यूं नहीं होता कि इन चीज़ों के मिलने से फालज का खतरा 3 गुना बढ़ जाएगा। अगर 1 से 1 गुना है तो 2 गुना, 3, 15 गुना बढ़ जाता है जब चीज़ें मिलती हैं। तो हर चीज़ के ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। बिल्कुल, ताकि और एक भी चीज़, आखिरी चीज़ है G, ग्रैटिट्यूड, तशक्कुर। अगर आप अपने माहौल से अपना रवैया मुस्बत रखेंगे, सेटिस्फेक्शन, शुक्र करें अल्लाह ताला का, जो आपके पास है उसका शुक्र अदा करेंगे, मुतमईन रहेंगे, ज्यादा की दौड़ में नहीं रहेंगे, परेशान नहीं रहेंगे। सही बात। और परेशानी, पाकिस्तान में शुगर की सतह सबसे ज्यादा है, और मेरे ख्याल में यहाँ परेशानी भी बहुत ज्यादा। बिल्कुल आपने ठीक कहा, बट इसको कंट्रोल करें, बस अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करें, बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। हम आपको ज्वाइन करते हैं ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। आज का हमारा टॉपिक, जिसको हमने सोशल मीडिया पर भी हाईलाइट किया, आपको बताया कि आज हम खुसूसी तौर पर गुफ्तगू करने वाले हैं हजामा के हवाले से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, बताया भी उन्होंने खुद इस बारे में। हजामा इफेक्टिव कितना है, इस पे भी बात करेंगे। किन किन बीमारियों की सूरत में, किन किन प्रॉब्लम की सूरत में आप हजामा करा सकते हैं, ज़्यादा इफेक्टिव है, वो भी डिस्कस करेंगे। अगर आप हजामा करा रहे हैं, साथ दूसरी मेडिसिन भी ले रहे हैं, चाहे आप हकीम की दवाई ले रहे हैं, चाहे आप होम्योपैथिक ले रहे हैं, चाहे आप डॉक्टरी इलाज करा रहे हैं, क्या आप साथ हजामा करा सकते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। किस एज ग्रुप के लिए ज़्यादा इफेक्टिव है, किस एज में आप करा सकते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। किस किस मर्ज के लिए करा सकते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। आज हमने आपको हजामा यहाँ पर करके भी दिखाना है, ताकि वो जो खौफ वाला एलिमेंट होता है ना लोगों में, वो भी हम दूर करने की कोशिश करेंगे कि इसका कोई नुकसान नहीं है। अच्छा जी, आज स्पेसिफिकली जिस मकसद के लिए हमने यहाँ पर हजामा परफॉर्म करना है ना, मैं आपको वो भी बता दूँ। सिलेक्शन हमने इसलिए इस मर्ज की कि क्योंकि ये आगे लीड करता है बहुत सारी बीमारियों की तरफ, जिसको हम असल में मसला समझते नहीं है। डिप्रेशन, बेचैनी, एंग्जाइटी, रात को नींद ना आना, बहुत सारे लोगों का मसला है। सो डिप्रेशन इसकी जड़ है ना। जो लोग ज़्यादा डिप्रेस रहते हैं, परेशान रहते हैं, सोचते चले जाते हैं, बेचैन रहते हैं, उन्हीं लोगों को रात को नींद भी नहीं आती है। सो इसके लिए आज यहाँ पे हजामा परफॉर्म करेंगे। सेकंड, आज जो हमने ऑप्शन रखी है ना, वो ये है स्किन, बहुत सारे मर्द और ख़वातीन में। और अभी मुझे हकीम साहब ऑफ एयर जो पिक्चर दिखाई है, मैं देख के परेशान हो गई हूँ। मतलब बच्चे की स्किन थी कि पूरी दानों की भरी हुई थी, और हजामा के बाद वाला रिजल्ट
क्या कमाल था। सो हम स्किन आपकी चमकदार खूबसूरत कैसे हो सकती है इस पर भी बात करेंगे। मेहमानों का तारुफ करा दूं, हकीम अताउर रहमान साहब हमारे साथ हमेशा मौजूद होती हैं जी अक्सर शोज में, और हकीम फैसल जगरानवी साहब मौजूद हैं जो कि आज स्पेशली यहाँ पर हमें हजामा परफॉर्म करके दिखाएंगे। उनका भी हम शुक्रिया अदा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। हकीम साहब, हकीम अताउर रहमान साहब से शुरू कर रहे हैं हम। हजामा होता क्या है और किन किन मकासद के लिए हम हजामा करा सकते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजामा बेसिकली हमारी जो फेशियल स्किन की लेयर है, इसके वो स्क्रैच दे के लाइट सा उसका टॉक्सिन निकाला जाता है, वो ब्लड नहीं निकलता। तकरीबन मोर देन 70 to 80% मुताफुन मवाद होता है। मिसाल देता हूँ, घर की टैंकी के अंदर साल 6 माह जब आप सफाई नहीं करते, काई जम जाती है तो आप उसकी सफाई करते हैं। गाड़ी की बैटरी को अगर आप उसके टर्मिनल को साफ नहीं करेंगे तो उसके ऊपर एक ऐसा केमिकल आता है, हाँ, जिससे प्रोग्रेस में फर्क आता है। आप सफाई करते हैं तो ब्लड के अंदर जो हम खाने खाते हैं, जो हमारा लाइफस्टाइल है सेडेंटरी, उसके बाद रद्दी मादे पैदा होना शुरू हो जाते हैं, फंगस की शक्ल में, इन्फेक्शन की शक्ल में, पस की शक्ल में, या हमारी लेयर इतनी हार्ड होना शुरू होती है कि हमारे सेल्स पे मनफी असर करती है। उस सूरत में नबी मेहरबान ने उनके फरमोदात की रोशनी में, चूँकि इसकी जो बेस बुनियाद है हकीम बुकरात ने रखी थी हजामा की जी। और अल हजामा जो है उसको नबी मेहरबान जब मिराज से वापसी पे आ रहे थे तो फरिश्तों ने आप नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहा कि अपनी उम्मत पे ये लाजिम कर दें। यानी इतना, यानी उस वक्त इतना अच्छा माहौल था कि 50 नमाजों की माफ़ी लेके 5 नमाजों में हमारी उम्मत को तोहफा मिला, और उसकी वापसी पे फरिश्तों ने जो है कहा कि हजामा को लाजिम कर दें। इससे ये साबित हुआ कि जितने भी ट्रीटमेंट हैं उसमें अफजल ट्रीटमेंट हिजामा है। अब जो लोग डरते हैं वो ये डरते हैं कि जी खून निकलता है, खून नहीं निकलता, ये आपका टॉक्सिन है, जो आपका रद्दी मादा है वो निकलता है। और हजामा जो है ना, मजे की बात देखें कि 9 ऐसे सुन्नत पॉइंट हैं जो आपकी तकरीबन पूरी बीमारी का, पूरी बॉडी की जितने जुमले अमराज हैं उनका अहाता करता है। ग्रेट। यानी बालों से लेके पाँव के नाखून तक वो सुन्नत पॉइंट 9 हर डिजीज में शिफा को नफाजियत काम है। ठीक हो गया जी। हकीम फैसल साहब से मैं जानना चाहूंगी, हकीम साहब किन किन मसाइल के लिए हजामा बेहतरीन नताइज देता है और रेफर किया जाता है कि अच्छा अगर ये मसला है तो हजामा जरूर करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किन किन नताइज में नहीं, ये हर लिहाज से हर कंडीशन में, मतलब कुछ सराइसिस के पेशेंट है उनके ऊपर हिजामा इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ही सीवियर कंडीशन में आ चुके होते हैं। कार्डिक डिजीज बहुत ज़्यादा वो होती है, उसमें हम नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते। फिर बाकी एवरीवन, आपके बॉडी ऑर्गन, दिल, दिमाग, जिगर, जिसको हम अज़ाए रईसा कहते हैं, जब ये वर्क ठीक करते हैं तो बाकी के वर्क खुद ब खुद जो शॉर्ट आर्गन होते हैं वो खुद ब खुद इसको बेहतर करना शुरू कर देते हैं। मतलब आपके किडनी फिल्ट्रेशन के लिए, आपके स्टमक के लिए, आपके हार्ट के लिए, आपके ब्रेन के लिए, आपकी स्किन के लिए, प्योरिफिकेशन के लिए, सर्कुलेशन के लिए, सब के लिए बेहतरीन अमल है। हकीम साहब, बहुत सारे लोग हैं ना जिसम में दर्द का शिकार रहते हैं, कभी कहीं दर्द, कभी कहीं दर्द, कंधों में, कमर में, उनके लिए भी हिजामा इफेक्टिव होता है? हिजामा की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है। इट मींस के जैसे आपने ये डिजीज़ बताया जिसको ये प्रॉब्लम है, वो पहले ही मेरे पास थका हुआ है और मुझसे आके हिजामा कराएगा और थक जाएगा वो। अच्छा, इसकी रिक्वायरमेंट ये है वो पहले रेस्ट करके नॉर्मल हो, फिर हम उसका हिजामा करेंगे, नेक्स्ट डे फिर वो अपना रेस्ट करे, फिर उसको बहुत अच्छा रिजल्ट, यानी रिलैक्स होकर बिल्कुल आपको हिजामा कराना है। हम ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। 15 नवंबर है जी, और 15 नवंबर को जिनकी बर्थडे है उनको हम विश करने जा रहे हैं। हामिद शहबाज की सालगिरह है, हारिब और हाफिज नवाज अली की सालगिरह है, सईदा मिनाहिल काजमी की सालगिरह है, नतालिया ख्वाजा की सालगिरह है। आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे।
हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। अगर आपकी कल सालगिरह है तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि कल है संडे और संडे को हमारा प्रोग्राम नहीं होता जी। तो जिनकी संडे को बर्थडे है यानी 16 तारीख को, वो हमें पिक्चर्स भिजवा दें तो हम 17 वाले प्रोग्राम में यानी मंडे को 2 लिस्ट शामिल करते हैं जी। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपकी बर्थडे भी हम ज़रूर प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे, ऐसे नहीं है कि मिस करा दी जाएगी। थोड़ा सा जल्दी कीजिए, अपनी पिक्चर अपने नाम के साथ हमें भेजिए, प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। इसी तरह अगर आप किसी को स्पेशल फील कराना चाह रहे हैं और आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनको विश करना चाह रहे हैं, हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है जी। आप भेज दें नाम पिक्चर के साथ और प्रोग्राम में शामिल हो जाएं। आगे बढ़ेंगे, अगले सेगमेंट की तरफ हमने जाना है जो कि है टुडेज वेदर। अच्छा जी, अपनी रिपोर्टर की तरफ तो जाएंगे, बाहर वेट कर रही हैं, बट थोड़ा सा मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अगर शेयर कर दूं। आज फॉग स्मॉग दोनों फील हो रही थी, बट मुझे लगता है कि उसमें स्मॉग वाला एलिमेंट बहुत ज़्यादा था। एयर क्वालिटी इंडेक्स आज शदीद वाला मुतासिर है शहर का, बहुत ज़्यादा स्मॉग है, सांस लेने में फ़ील हो रही है। और इसी का नतीजा ये है कि बहुत सारे बच्चे बड़े सभी गले की जो है ना खराश के साथ प्रेजेंट हो रहे हैं। रात की अगर बात की जाए तो रात को मैं आउटडोर एक इवेंट पे थी, तो सर्दी की शिद्दत भी अब बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गई है। आहिस्ता आहिस्ता सर्दी बढ़ेगी, बट इसमें स्मॉग वाला एलिमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा होता चला जा रहा है। ऑल्दो हुकूमती इक़दाम साथ साथ चल रहे हैं, बट क्योंकि अब हम उस सिनेरियो में एंटर हो चुके हैं, इसलिए भुगतना पड़ेगा। मास्क ज़रूर पहने, बाहर किसी ने नहीं पहना हुआ था। मैंने इवन बाइक पे बहुत सारे लोगों को देखा है, बाइक पे सफ़र ज़रूर कर रहे हैं लेकिन मास्क नहीं पहना। तो आप लोग नहीं समझते कि आपके लंग्स के साथ क्या हो रहा है। ये थोड़ा सा आगे जाके पता चलेगा जब आप मुतासर होना शुरू होंगे। तो प्लीज़ अपनी एहतियात कीजिए, मोहतात रहिए। रिपोर्टर की तरफ चलते हैं जी, बाहर वेट कर रही हैं समरा। मौसम की सूरत हाल बताएं, कोई बारिश के इम्कानात हैं? एंड यस, एयर क्वालिटी क्या है शहर की आज? जी ना, पहले तो अगर आज फिजाई आलूदगी के हवाले से बात कर ली जाए तो इस वक्त विभागों का शहर आलूदगी की लपेट में है। आलूदगी की शरह 396 तक रिकॉर्ड की जा रही है, मगर शहर के कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर आलूदगी की शरह खतरनाक हद तक तजावुज़ कर चुकी है। अगर बात कर ली जाए तो इस वक्त रावी रोड के अतराफ में आलूदगी की शरह 1117 तक रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि DHA फेज़ 8 के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो वहाँ पर इस वक्त आलूदगी की शरह 1013 तक जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है। इसी तरह से अगर शहर के दीगर इलाकों के हवाले से भी बात कर ली जाए तो वहाँ पर भी कुछ खातिर का सूरत हाल देखने में नजर नहीं आ रही, क्योंकि सिविल सेक्रेटरीट के तरफ में आलूदगी की शरह 996 रिकॉर्ड की जा रही है। सादा रोड के तरफ में 927 AQI रिकॉर्ड किया जा रहा है। शालामार के तरफ में 919, DHA फेज 8 904 आलूदगी की शरह रिकॉर्ड की जा रही है। इसी तरह से FC कॉलेज के तरफ में 870, जबकि सदर कैंट के तरफ में 751 AQI रिकॉर्ड किया जा रहा है। सईद मरातब अली रोड के तरफ में भी आलूदगी की शरह 688 तक रिकॉर्ड की जा रही है। इस वक्त जो है वो हद निगाह में कमी देखने में नजर आ रही है। आंखों में जलन और चुभन का सामना भी करना पड़ रहा है और बगैर मास्क के सांस लेने में भी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। खुली फिजा में तो माहिरीन तो शहरियों को यही कह रहे हैं कि वो एहतियाती तदाबीर अपनाए रखें, खासकर अपनी बैरूनी सरगर्मियों को तर्क कर दें फिजाई आलूदगी के दौरान, और इसी के साथ साथ जो है वो मास्क का इस्तेमाल भी यकीनी बनाए, दीगर एहतियाती तदाबीर पर भी अमल दरामद करते रहें। मौसम के हवाले से बात कर जाए तो सुबह और रात के औकात में खासी खुनकी देखने में नजर आती है। दोपहर के औकात में भी ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। इस वक्त भी जो है वो सूरज अपने जलवे बिखेरने में मसरूफ है, लेकिन साथ ही साथ 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जबकि इस वक्त मौजूदा दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 26 डिग्री और कम से कम 11 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है, जबकि हवा में नमी का तनासुब इस वक्त 70% तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। समरा हमारे साथ मौजूद थी, मौसम की सूरत हाल बताई। नाज़रीन, हजामा वाला टॉपिक हमारा बहुत ही ज़्यादा जो है स्पेशल टॉपिक था, अभी हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए। इंशाल्लाह मंडे वाले प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे। आपने लाजमी देखना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।